नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रणमल छंद के रचयिता कौन है? जोइंदु, भट्ट केदार, श्रीधर, मधुकर कवि। ये हैं श्रीधर। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जो चारणी शैली में लिखी गई है। रणमल छंद जो है चारणी शैली में लिखी गई है। यह ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित साहित्यिक कृति है। रणमल छंद जो है ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित साहित्यिक कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि कौन सबसे पहले किसकी रचना की गई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो वो उन्होंने लिखा है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई है। 1574 ईस्वी में। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। 1943 ईस्वी में। और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, तो वो 1936 ईस्वी में की है। 1936 ईस्वी में। तो इस प्रकार देखेंगे सबसे पहले कौन सी रचना की गई है। तो सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की 1574। तो पहला सबसे पहले आएगा दूसरा तुलसीदास ने। तो दूसरा दो में है, सी में भी है, बी में भी है। उसके आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है 1929 आएगा। आचार्य शुक्ल ने 1929 ईस्वी में। तो एक दोनों में दो और एक है। फिर उसके बाद अगला देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद ने 1936 ईस्वी में। ये हुआ, तो सी आ गया। तो अब यहीं से हमारा आंसर आप मिल गया। लेकिन चौथा भी हम देखेंगे क्योंकि अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। तो ये चित्रावली नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चित्रावली उस्मान की रचना है। और यह चित्रावली की रचना उस्मान ने 1613 ईस्वी में की है। 1613 ईस्वी में की। और उस्मान जो है गाजीपुर के निवासी थे। गाजीपुर के निवासी थे। शेष तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक। तो ये जो है देवरानी जेठानी की कहानी को डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और इस उपन्यास में पारिवारिक ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव एवं वाद विवाद का वर्णन है। पारिवारिक ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव एवं वाद विवाद का वर्णन है। पारिवारिक ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव एवं वाद विवाद का वर्णन है। यह उपन्यास जो है सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। और यह उपन्यास प्रेमचंद्र पूर्ववर्ती उपन्यास है। परीक्षा गुरु को सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। सर्वसम्मति से हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास को सभी लोग हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है। वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद तथा कल्याण राय द्वारा लिखा गया है। वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद तथा कल्याण राय द्वारा। देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास पंडित गौरी दत्त का है। किसका? पंडित गौरी दत्त का। परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ है।
भाग्यवती 1877 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में लिखा गया है, ये 1870 ईस्वी में। वामा शिक्षक 1872 ईस्वी में लिखा गया है, 1872 ईस्वी में। पूछ लिया जाएगा परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष तो 1882 ईस्वी, और लेखक पूछ लिया जाएगा तो लाला श्रीनिवास दास, और सर्वसम्मत से हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। और भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरी का उपन्यास है और यह 1877 ईस्वी में लिखा गया है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में और इसके लेखक है पंडित गौरी दत्त। वामा शिक्षक 1872 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है और इसके लेखक है मुंशी ईश्वरी प्रसाद तथा कल्याण राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। इसमें सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। तो इसमें हमें जो है इसमें हमें सूचियों को मिलान करना है। तो पहले हम देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र वरमाला, जयशंकर प्रसाद उत्सर्ग, चतुर्सेन शास्त्री सिंदूर की होली। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। गोविंद वल्लभ पंत ने वरमाला, और ये जो है चारों नाटक विधा की रचना है, ये चारों जो है नाटक विधा की रचना है। तो गोविंद वल्लभ पंत ने बी, 1 का बी सही है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त की रचना की है, चतुर्सेन शास्त्री ने उत्सर्ग। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह। तो ये है हाशिए का गवाह, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। हिंदी के वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कुंवर नारायण का निधन 2017 में हो गया। इन्होंने कविता के अलावा कहानी और आलोचना विधाओं में भी लिखा है। इनके कविता संग्रहों में चक्रव्यूह परिवेश हम तुम, आमने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों बाज श्रवा के बहाने, हाशिए का गवाह प्रमुख है। आत्मजयी कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। आत्मजयी कुंवर नारायण का प्रबंध खंड काव्य है और ये बहुत बार पूछी गई है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो ये है श्याम नारायण पांडे का, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो है 1937 से 1900 हल्दी घाटी 1937 से 1939 में लिखी गई है, 1939 ईस्वी में लिखी गई और यह वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य। इनकी अन्य रचनाएं हैं, श्याम नारायण पांडे की अन्य रचनाएं हैं जौहर 1939 से 1944 ईस्वी में लिखी गई है। ये जौहर, तुमुल 1948 ईस्वी में लिखी गई है, रूपांतर 1948 ईस्वी, आरती 1945 से 1946 ईस्वी में लिखी गई है, जय हनुमान 1956 ईस्वी, जय हनुमान 1956 ईस्वी में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो ये जो है आचार्य मम्मट ने भुक्तिवाद का प्रवर्तन नहीं किया। ये है, इसमें हमको देखना है कि भट्ट लोल्लट ने उत्पत्तिवाद की स्थापना की, शंकुक ने अनमितवाद की, अभिनव गुप्त ने अव्यक्तवाद की और भुक्तिवाद की स्थापना तो मम्मट ने नहीं, ये भट्ट नायक का है, भट्ट नायक का। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, जयदेव, भामा, आनंदवर्धन। ये आनंदवर्धन जी नहीं है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये
आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। आनंदवर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक। भामा को अलंकारवादी का संस्थापक माना जाता है। भामा को अलंकारवाद का संस्थापक माना जाता है। भामा का प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं? निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता, रति, शोक, उत्साह, भय, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, सोरठा, इंद्रवज्रा, श्रृंगार, वीर, अद्भुत, शांत। तो इसमें जो है हमको देखना है कि किस विकल्प में सभी अस्थायी भाव हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो इसमें जो है यमक अलंकार है। इसमें बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम बेनी का अर्थ है कवि बेनी से। प्रथम बेनी का अर्थ है, प्रथम बेनी का अर्थ कवि बेनी से है, कवि बेनी से। दूसरे बेनी का अर्थ चोटी से है। इस प्रकार इसमें यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, खसकुरा या गुरखाली भाषा है? नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं थी। ये नेपाल की राजभाषा है। खसकुरा या गुरखाली जो है नेपाल की राजभाषा है। नेपाली को पर्वतीय, गुरखाली, खसकुरा आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा है का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो ये व्यक्तिवाचक है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी। राम और गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, और गंगा कहने से एक नदी का, और काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। तो इस प्रकार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। सीता, हनुमान, सागर, आकाश। तो इसमें हमको इस वाक्य में हमें विशेष्य का चयन करना है। तो कौन सा विशेष्य है? तो चारों ऑप्शनों में हम देखेंगे कौन सा विशेष्य है। तो सागर जो है हमारा विशेष्य है। वाक्य में सागर विशेष्य है और अगाध विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अगाध जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य तथा विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। तो इसमें जो है दीर्घ संधि है। कल्पांत में दीर्घ संधि है। इसका कल्पांत का संधि विच्छेद होगा कल्पधन अंत, कल्पधन अंत। यहाँ आ धन आ मिलकर बड़ा आ हो जा रहा है। आ धन आ बराबर बड़ा आ, इसलिए यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, जिसमें 2 सवर्ण या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाते हैं। अर्थात 2 सवर्ण या समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि उसे कहते हैं जैसे आ और आ मिलकर बड़ा आ, ई और ई मिलकर बड़ी ई, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ। जैसे समान स्वर छोटा या बड़ा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई बराबर बड़ी ई होगी। तो समान स्वर हो, असमान नहीं, समान स्वर
मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वो जो है दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण, मानवीकरण। तो ये है मानवीकरण। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। शेष इसके अशुद्ध रूप हैं। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? मिस्टर ह्यूम, महात्मा गांधी, निवेदिता, एनी बेसेंट। तो ये एनी बेसेंट जी थी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लैकवत्सकी और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। भारत में इसकी शाखा मद्रास में स्थापित की गई। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ पर स्थापित की गई? तो मद्रास में। और इसकी स्थापना किसने की? तो मैडम ब्लैकवत्सकी और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राशनी, क्योंकि समय एक शब्द है, विश्व मिथक, सरित सागर। तो ये जो है पूछा गया है किस कृति के लिए उन्हें वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो है विश्व मिथक सरित सागर के लिए दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और यह इनकी साहित्यिक समालोचनात्मक कृति है। यह इनकी साहित्यिक समालोचना कृति है। अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित रहे हैं? जैन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये बौद्ध धर्म से सही है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। दोनों बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। हीनयान और महायान दोनों बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। दोनों के बीच अत्यधिक विषमता है। हीनयान और महायान के बीच अत्यधिक विषमता है। हीनयान और महायान में चरम लक्ष्य के विचार को लेकर विरोध है। हीनयान का चरम लक्ष्य अर्हता पद की प्राप्ति, जबकि महायान का चरम लक्ष्य है बोधिसत्व को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? बोधिसत्व को प्राप्त करना है। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, हीनयान का चरम लक्ष्य क्या है? अर्हता पद को प्राप्त करना। और महायान का चरम लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, संखिनी। तो ये जो है वक्रनाली। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाली का पर्याय त्रिकुटी, राजदंत तथा संखिनी से है। यह हठयोग के अंतर्गत आता है। यह जो है हठयोग के अंतर्गत आता है। वक्रनाल से इसका कोई संबंध नहीं है। आज का ये अंतिम प्रश्न था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।